नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी की। ये कहानी है उम्मीद की, जबरदस्त बहसों की और हाँ, एक पूरे राष्ट्र के जन्म की। जरा सोचिए, साल है 1946। एक तरफ भारत अपनी आजादी की दहलीज पर खड़ा है, बिल्कुल करीब, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भयानक संकट मंडरा रहा है जो देश को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। और उस वक्त की चुनौतियां, वो तो सच में कल्पना से भी परे थीं। देश का बंटवारा हो रहा था और वो भी बहुत हिंसक। 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। चारों तरफ सांप्रदायिक दंगों की आग लगी हुई थी। गरीबी, असमानता, ये सब तो बहुत गहरे तक फैला हुआ था। और ऊपर से लाखों लाखों शरणार्थी जिनका कोई सहारा नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इतनी ज्यादा उथल-पुथल और इतनी सारी विविधताओं के बीच आखिर एक ऐसी किताब, एक ऐसा नियम कैसे बनाया जाए जो ना सिर्फ इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रखे, बल्कि सबको न्याय, बराबरी और आज़ादी का भरोसा भी दिलाए। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई एक बहुत ही खास ग्रुप को, संविधान सभा। कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जिनके हाथों में भारत की किस्मत की कलम थी। जब पाकिस्तान के सदस्य चले गए तो इस सभा में बचे 299 मेंबर्स। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। इसमें नए भारत के हर इलाके और हर समुदाय के लोग थे। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि किसी की भी आवाज़ छूट ना जाए, सबकी बात सुनी जाए। अब इसकी पॉलिटिकल बनावट भी काफी दिलचस्प थी। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, करीब 82% सीटें थी उनके पास। लेकिन जो बाकी 18% थे वो दूसरी पार्टियों से थे या फिर आज़ाद उम्मीदवार थे। इनमें समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी। इससे ये पक्का हो गया कि हर तरह के विचार मेज पर आए। अब इतनी बड़ी सभा के अंदर एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, प्रारूप समिति या कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हीं के कंधों पर संविधान का पहला ड्राफ्ट, मतलब पहला मसौदा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो सवाल ये है कि इन लोगों के पास रास्ता दिखाने के लिए क्या था? इनका गाइड, इनका शुरुआती ब्लूप्रिंट था जवाहरलाल नेहरू का पेश किया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। और ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक वादा था, एक सपना था। इसमें एक ऐसे भारत की तस्वीर थी जो आज़ाद होगा, संप्रभु होगा, जहां सारी की सारी ताकत लोगों के हाथ में होगी। इसमें न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी दी गई और अल्पसंख्यकों, पिछड़े तबकों की सुरक्षा का भी वचन दिया गया। यही सोच, यही विजन आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, संविधान बस यूं ही लिख नहीं दिया गया, इसे गढ़ा गया था, तीखी बहसों, जबरदस्त असहमतियों और फिर समझौतों की आग में। और सच कहें तो यही बहसें इसकी असली आत्मा हैं। जैसे कि भाषा का सवाल, ये सबसे गर्मा-गर्म मुद्दों में से एक था। एक तरफ थे R.V. धुलेकर जैसे लोग जो कहते थे कि हिंदी ही हिंदुस्तान की आत्मा है, इसे राष्ट्रभाषा बनाऊं। तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत से आए T.T. कृष्णामाचारी जैसे मेंबर थे जिन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि हिंदी को इस तरह थोपना एक तरह का हिंदी इंपीरियलिज्म होगा, एक तरह की तानाशाही। तो फिर रास्ता क्या निकला? हमेशा की तरह एक समझौता, जिसे मुंशी अय्यर फॉर्मूला कहते हैं। इसके मुताबिक हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बनाया गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भी चलती रहेगी। ये दिखाता है कि देश को एक रखने के लिए बीच का रास्ता निकालना कितना जरूरी था। फिर एक और बहुत ही मुश्किल और गहरा सवाल उठा, और ये सवाल बंटवारे के जख्मों से निकला था। सवाल था कि क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग से अपना प्रतिनिधि चुनने का हक देना चाहिए? लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे कई बड़े नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, और ये बात बहुत दमदार है, कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक जहर है जिसने हमारे देश की राजनीति में घुसकर सब बर्बाद कर दिया है। हमने इसके भयानक नतीजे देखे हैं। उनका मानना था कि इसी चीज ने देश को बांटा है और इसे वापस लाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो सभा ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाया। सबसे पहले उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी जगह दलितों और आदिवासियों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गईं, यानी रिजर्वेशन लाया गया।
और सबसे जरूरी, हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो इन सारी बहसों, तकरारों और फिर समझौतों के लंबे दौर के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ, एक ऐसी किताब जो मॉडर्न इंडिया की बुनियाद बनने वाली थी। और इस काम का स्केल, मतलब कितना बड़ा था ये काम, ये जानकर हैरानी होती है। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस बीच 11 बड़े सत्र हुए और सिर्फ ड्राफ्ट पर ही 114 दिनों तक बहस चली थी। सोचिए ये कितनी जबरदस्त मेहनत थी। और हमारे संविधान बनाने वालों की एक खास बात ये थी कि उन्होंने अच्छी चीजें कहीं से भी लेने में कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और कनाडा से एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल सिस्टम लिया। मतलब दुनिया भर से सबसे अच्छे आइडियाज को लेकर भारत के लिए एक अनोखा दस्तावेज तैयार किया। मशहूर इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं कहा, उन्होंने इसे एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा। और ये बात बिल्कुल सही है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी। इसका असली मकसद था सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच और गलत रिवाजों को बदलना। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा था। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई, फिर अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और बंटवारे का दर्द भी झेला। नवंबर 1949 में जाके संविधान को अपनाया गया और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भारत का संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब है, या फिर ये उन उम्मीदों, उन संघर्षों और उन सपनों की आत्मा है जिनसे इस राष्ट्र ने जन्म लिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।